सोचो, हमारे पृथ्वी के बारे में 4 बिलियन साल पहले आज का जैसा नीला और हरा गोला नहीं, लेकिन एक आग वाला पिघला हुआ संसार। उसका सरफेस ही मैग्मा का एक समुद्र था, जहां एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हमेशा गिरते रहते थे। टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम थे, लिक्विड पानी के लिए भी बहुत ज्यादा गर्म, लाइफ की तो बात ही दूर है। ये था पृथ्वी का शुरुआती समय, हेडियन ईयॉन, जिसका नाम ग्रीक मिथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड के नाम पर रखा गया था। लेकिन इस आग के अंदर हमारे ओशंस और लाइफ के बीज बोए जा रहे थे। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, स्पेस से गिरने वाले एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स कम होने लगे। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और उसका गर्म ब्रेथ स्पेस में गायब होता गया। पिघला हुआ सरफेस अब बार बार पिघलने की वजह से जमने लगा और पहला क्रस्ट बना। लेकिन पृथ्वी के सरफेस के ठंडा होने से उसके गर्म एटमॉस्फेयर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। वो एटमॉस्फेयर जो वेपराइज्ड पत्थरों और गैसेस से भरा हुआ था, जिसमें बहुत सारा वाटर वेपर भी था। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया, ये वेपर कंडेंस होने लगा और घने भारी बादल बनने लगे, जो इस नए ग्रह को ढकने लगे। पृथ्वी के क्रस्ट के ठंडा होने से एक और चीज हुई, जिसने हमारे ग्रह को आकार दिया, वॉल्केनोज। ये आग वाले पहाड़ पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पत्थर बाहर निकालते थे, लेकिन वो एक और जरूरी चीज भी रिलीज करते थे, गैसेस। इन गैसेस में वाटर वेपर भी था, जो पृथ्वी के बनने के समय से ही उसके अंदर फंसा हुआ था। कई युगों तक वॉल्केनोज से निकलने वाले इस आउटगैसिंग ने बहुत सारा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में छोड़ा, जिससे ऊपर बने बादल और घने होते गए। जहां वॉल्केनिक एक्टिविटी ने पृथ्वी के शुरुआती एटमॉस्फेयर और ओशंस को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया, कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक और कारण था जो पृथ्वी से बाहर से आया था, एस्टेरॉइड्स। ये बर्फीले पिंड जो हमारे सोलर सिस्टम के बनने के समय से बचे हुए हैं, में बहुत सारा वाटर आइस होता है। लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान जब बहुत सारे एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराए थे, हो सकता है कि ये बर्फीले पिंड अपने साथ बहुत सारा पानी पृथ्वी पर ले आए हो और एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद पानी में और इजाफा किया हो। इस शुरुआती पानी से भरी दुनिया का एविडेंस हमें एक ऐसी जगह मिलता है जहां हम सोच भी नहीं सकते, छोटे छोटे ज़र्कॉन क्रिस्टल्स में। ये क्रिस्टल्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। ये बहुत ही मजबूत मिनरल्स जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जिनमें से कुछ 4.4 बिलियन साल पुराने हैं, टाइम कैप्सूल्स जैसे हैं, जो हमें उस समय की झलक दिखाते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। ये क्रिस्टल्स अपने स्ट्रक्चर में उस एनवायरनमेंट के बारे में क्लूज रखते हैं जहां वो बने थे। इन क्लूज को डिकोड करके वैज्ञानिक उस समय की परिस्थितियों का पता लगा सकते हैं। और इनमें से कुछ एंशिएंट ज़र्कॉन्स एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें पृथ्वी के शुरुआती दिनों की जानकारी देती है। इनमें आइसोटॉपिक सिग्नेचर्स होते हैं, एलिमेंट्स के पार्टिकुलर वेरिएशंस, जो हमें उस समय के केमिकल कंडीशंस के बारे में बताते हैं। ये आइसोटॉपिक सिग्नेचर्स बताते हैं कि पृथ्वी के सरफेस पर लिक्विड पानी 4.4 बिलियन साल पहले ही मौजूद था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, यानी कि ग्रह के बनने के कुछ समय बाद ही। ये डिस्कवरी हमें यह समझने में मदद करती है कि पानी और जीवन के लिए आवश्यक कंडीशंस कितनी जल्दी उत्पन्न हो सकती हैं। वैज्ञानिक इन ज़र्कॉन क्रिस्टल्स का अध्ययन करके यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे और कब हुई। यह शोध हमें यह समझने में भी मदद करता है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं कितनी जल्दी उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार ये छोटे छोटे ज़र्कॉन क्रिस्टल्स न केवल पृथ्वी की, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की कहानी भी बताते हैं। पृथ्वी पर ओशंस का बनना बस एक जियोलॉजिकल इवेंट नहीं था, ये लाइफ के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था। पानी के ये विशाल बॉडीज एक परफेक्ट जगह प्रदान करते थे, एक केमिकल सूप जहां लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स इंटरैक्ट कर सकते थे और बहुत लंबे समय में फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स बना सकते थे। ओशंस ने उस हार्श सोलर रेडिएशन से रक्षा की जो उस समय पृथ्वी पर पड़ती थी, और उनकी गहराई ने लाइफ को इवॉल्व और डिवर्सिफाई होने के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रदान किया।
पृथ्वी के ओशंस की कहानी हमारे नेबर्स मार्स और वीनस से बिल्कुल अलग है। ये तीनों ग्रह एक ही सोलर सिस्टम में हैं, लेकिन उनकी किस्मतें कितनी अलग हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। मार्स, जिसके बारे में पहले सोचा जाता था कि वहां बहुत सारे ओशंस थे, ने अपना सारा पानी स्पेस में खो दिया क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गया और वो एक सूखा, वीरान ग्रह बन गया। मार्स का लैंडस्केप अब रॉकी और डस्टी है। जहां कभी पानी की नदियां बहती थीं, वहां अब सिर्फ सूखी वैलीज और क्रेटर्स हैं। वीनस, जो एक घने जहरीले एटमॉस्फेयर में लिपटा हुआ है, में रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, जिसने उसके सारे सरफेस वाटर को उबाल दिया और एक भयानक लैंडस्केप बना दिया। वीनस का एटमॉस्फेयर इतना डेंस और टॉक्सिक है कि वहां का टेम्परेचर इतना हाई है कि लीड भी पिघल सकता है। वहां की सतह पर कोई भी पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। लेकिन पृथ्वी की किस्मत अलग थी। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहा, जिसने इसे हार्मफुल सोलर विंड से बचाया और यहाँ का पानी स्पेस में नहीं खोया। यहाँ लिक्विड पानी का होना, स्टेबल क्लाइमेट और लाइफ का इमर्जेंस ने इसे एक यूनिक रास्ते पर डाल दिया। एक ऐसे रास्ते पर जो आज के इस वाइब्रेंट, लाइफ सस्टेनिंग ग्रह तक ले आया। पृथ्वी पर ओशंस ने लाइफ को फ्लरिश करने का मौका दिया और यहाँ का क्लाइमेट भी लाइफ के लिए अनुकूल रहा। इसने पृथ्वी को एक ऐसा ग्रह बना दिया जहां बायोडाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स विकसित हो सके। आज बिलियंस ऑफ साल बाद जब हम अपने इस नीले ग्रह को देखते हैं, हम उसकी विशालता, उसकी गहराई और उसके जीवन से भरपूर ओशंस को देखते हैं। यह सोचते हैं कि इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए कितना इनक्रेडिबल सफर तय किया होगा। एक आग के गोले से लेकर जीवन देने वाले पानी तक, यह यात्रा अद्वितीय और अद्भुत रही है। पृथ्वी के ओशंस की कहानी केवल जियोलॉजिकल फोर्सेस की पावर ही नहीं, बल्कि उस डेलिकेट बैलेंस को भी दर्शाती है जो लाइफ को थ्राइव करने देती है। ये फोर्सेस जो हमारी पृथ्वी को आकार देती हैं, ने ओशंस को भी आकार दिया है। ये ओशंस, जहां लाइफ की शुरुआत हुई, एक समय में केवल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का घर थे। आज भी ये ओशंस हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वेदर पैटर्न्स को आकार देते हैं, जिससे हमारे डेली लाइव्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में अपनी जगह को समझने की कोशिश करते हैं, हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे ग्रह के ओशंस ने हमें यहां तक पहुंचाने में कितना बड़ा रोल निभाया है। हमें अपने ग्रह, उसके ओशंस और लाइफ के एग्जिस्टेंस के बीच के एंशिएंट प्रोफाउंड कनेक्शन को याद रखना चाहिए। यह कनेक्शन हमें यह सिखाता है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और हमारे एक्शंस का प्रभाव पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। ओशंस की गहराई में एक विशाल विविधता की लाइफ थ्राइव करती है, जो हमें यह याद दिलाती है कि जीवन कितना रेजिलिएंट और एडेप्टेबल हो सकता है। कोरल रीफ्स और मरीन इकोसिस्टम्स जो ओशंस के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखते हैं, हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए। जैसे जैसे हम अपने ओशंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें प्रिजर्व करें, ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी उनकी ब्यूटी और बाउंटी का आनंद ले सकें। अंत में जब हम स्पेस से अपने ग्रह को देखते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे ओशंस ही हमारे प्लैनेट की ब्रेथ ऑफ लाइफ हैं और हमें उन्हें संजोना चाहिए।